नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 15 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। ध्यान रखना आप लोगों को टाइमिंग रहेगा एग्जाम पेपर का 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 15 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर सारी वीडियो क्रम से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट लिखा गया है, जस्ट इसके नीचे इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो आप सारी वीडियो आपको 14 वीडियो क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट आल पेपर दिया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की वीडियो आपको एक यहाँ मिल जाएगी। क्लियर है? सबसे बेस्ट होगा कि आप लिंक का प्लेलिस्ट 301 पे जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लियर? आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। वीडियो 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 6 वीडियो आप देख के जाइएगा, किसी भी कीमत पर छोड़िएगा नहीं। ठीक है, और इसमें भी नहीं देख सकते हैं तो 13 और 14 जरूर देखिएगा आप। ठीक, क्लियर है? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के गुरु दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, हर जगह शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनका एग्जाम 20 जनवरी से होने वाला ऑब्जेक्टिव होगा ओमार बेस पे। तो जो भी आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे, उन्हें बोलिए जो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, वो प्रैक्टिस सेट हल करें। आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। जैसे आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा, फर्स्ट ईयर वालों का सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ जिस कॉलेज में आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस कॉलेज में इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा उन बच्चों को जो नहीं जानते हैं। प्लस जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइएगा, निवेदन है आप लोगों से। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी मातृभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी मातृभाषा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया नहीं है? प्रश्न को ध्यान रखना, नहीं है। ए एनएसएस कार्यक्रम, बी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सी शैक्षिक भ्रमण, डी कक्षा कक्ष। तो ध्यान रखना कौन सा पाठ्यसागामी क्रिया नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा डी कक्षा कक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, एनजीओ से तात्पर्य है? ए राष्ट्रीय सरकारी संगठन, बी गैर सरकारी संगठन, सी प्राकृतिक सरकारी संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा एनजीओ का बी गैर सरकारी संगठन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की तनाव संबंधी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? विद्यार्थी की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? ए शिक्षण से, बी निर्देशन एवं परामर्श से, सी अनुशासन से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा बी निर्देशन एवं परामर्श से। अगला प्रश्न है, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? ये राज्य सरकार, भी प्रधानाचार्य, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, आंतरिक अनुशासन की बात कर रहा है तो बी प्रधानाचार्य। क्लियर है? तो विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बी प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, कथन किसका है? ए जॉन ड्यूपी, बी सुकरात का, सी विलियम का, डी रसेल का। सही जवाब हो जाएगा बी सुकरात का। थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे, चारों विकल्प पढ़ने के बजाय हम लोग राइट विकल्प पढ़ेंगे। जो मनुष्य को संसारी दुखों से मुक्ति दिलाए वो ज्ञान है, या कथन किस दर्शन से लिया गया है?
सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना, सी बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संचरण एवं निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञाता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए। ज्ञाता ज्ञान की व्याख्या, चुनौती और निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, आप लोगों को निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निम्न में से कौन सा पाठचर्या का मूल तत्व नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, व्यक्तिक विकास। अगला प्रश्न है, पाठचर्या नहीं होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, कठोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सुनियोजित, अनुभव पर आधारित, लचीली होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र है, माध्यमिक स्तर पर तो ए शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्थीकरण, बी चरित्र विकास, डी नागरिकों का निर्माण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर के पाठचर्या का दोष नहीं है? ध्यान रखना, दोष नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, उद्देश्य केंद्रित, ये दोष नहीं है। परीक्षा केंद्रित, जीवन से असंबंधित, पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर बल, तो ये सारे माध्यमिक स्तर पाठचर्या के दोष हैं, लेकिन उद्देश्य केंद्रित ये नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा 13 का ध्यान रखना, बी शिल्प कला केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक कोर्स के अंतर्गत पाठचर्या का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान के कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, ई तर्क बुद्धि, बी इंद्रिय अनुभव, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा और पाठचर्या के संबंध को बताता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, शिक्षा और पाठचर्या परस्पर संबंधित एवं परस्पर आश्रित प्रत्यय हैं, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल है, ए खेलने कूदने की जगह, बी सामाजिक बनाने की जगह, सी शिक्षण और अधिगम की जगह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा पाठचर्या में सम्मिलित नहीं है, व्यवसायिक शिक्षा पाठचर्या में सम्मिलित नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। ए कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्स, सी सामान्य नैतिक शिक्षा, डी प्रबंधन से संबंधित कोर्स। व्यवसायिक शिक्षा पाठचर्या में सम्मिलित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, सामान्य नैतिक शिक्षा ये नहीं है, ठीक है, बाकी कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रबंधन है। स्कूल के वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सभी खर्ची को बजट के भीतर ही सुनियोजित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यआगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, शिक्षण एवं अधिगम से छुट्टी। कौन पाठ्यआगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षण एवं अधिगम से छुट्टी, बाकी भावात्मक, शारीरिक, मानसिक विकास है। अगला प्रश्न है, पाठ्यआगामी क्रियाओं का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, आध्यात्मिक क्रियाएं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, आत्म केंद्रित, ये नेतृत्व का गुण नहीं है। संवेदनशीलता, सामाजिकता, ठोस निर्णय लेने की क्षमता, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 23 का, जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं। तो कौन सा तरीका है नेतृत्व का? ये निरंकुश नेतृत्व, ठीक है।
अगर एक ही व्यक्ति में सारी शक्ति, उसे क्या कहते हैं? निरंकुश नेतृत्व, जैसे उत्तर कोरिया, ठीक है, किम जोंग। अगला प्रश्न है उत्तर कोरिया के तानाशाह। अगला प्रश्न है स्कूल के पाठचर्या में भाषा का अध्ययन अन्य विषयों की सफलता में कैसे योगदान देता है? ये पढ़ने व लिखने के कौशल में सुधार करके भी, ज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करके सी, स्मृति और एकाग्रता बढ़ाकर डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्यक्रम दूसरी भाषा सीखने का स्वाभाविक लाभ है? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास में सुधार। अगला प्रश्न है कक्षागत नियंत्रण के अंतर्गत अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों के अवांछनीय कार्यों एवं व्यवहारों पर शारीरिक दंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के मित्रवत वातावरण हेतु आवश्यक घटक है? विद्यालय के मित्रवत वातावरण हेतु आवश्यक घटक है। सही जवाब हो जाएगा सी, एक ऐसा वातावरण बनाना जहां छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी सुरक्षित एवं समर्पित महसूस करें। अगला प्रश्न है अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि नहीं है। सकारात्मक विधि ये शारीरिक दंड भी, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन सी, नैतिक शिक्षा डी, विद्यालय नियम एवं परंपराएं। तो अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, शारीरिक दंड जो है ये अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि नहीं है। ठीक है, अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि नहीं है, बाकी अनुशासन बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन सकारात्मक में आता है, नैतिक शिक्षा भी आता है, विद्यालय नियम परंपराएं आता है। अगला प्रश्न है स्कूलों में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है। सही जवाब हो जाएगा 29 का ध्यान रखना सी, दुर्व्यवहारों के कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है शिक्षक स्वमूल्यांकन से तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, एक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करते हैं, इसे स्वमूल्यांकन, शिक्षक स्वमूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, शिक्षक स्वमूल्यांकन मतलब शिक्षक खुद अपना मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक जवाबदेही का महत्व है। ये निष्पक्ष रूप से शिक्षकों का मूल्यांकन करने में भी, शिक्षण कौशल के सुधार में सी, शिक्षकों के गतिविधियों के नियंत्रण में डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कक्षा में छात्रों के व्यवहार के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं तय करना। अगला प्रश्न है कक्षा में छात्रों की व्यस्तता को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? कक्षा में छात्रों की व्यस्तता को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, अंतःक्रिया इंटरेक्टिव शिक्षण विधियों का उपयोग करना। तो कक्षा में छात्रों की व्यस्तता को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बी, छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए सी, अन्य छात्रों एवं शिक्षकों की रक्षा के लिए डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान रखना 34 का सही जवाब है ए, दुर्व्यवहार को रोकने के लिए। स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दुर्व्यवहार को रोकने के लिए। क्लियर है? छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए, सजा का यह कोई मतलब नहीं है, अन्य छात्रों एवं शिक्षकों की रक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में दंड का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम है? सही ध्यान रखना, स्कूली व्यवस्था में दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए एकमात्र साधन के रूप में दंड का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन संभावित परिणाम है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों
की नाराजगी और असंतोष में वृद्धि। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से 9 का क्या रुख था? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी। अधिगम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में देखा गया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की रूपरेखा 2005-9 को विकसित करने के लिए भारत में कौन सा संगठन जिम्मेदार था? तो एनसीएफ रूपरेखा 2005-9 को विकसित करने के लिए भारत में कौन सा संगठन जिम्मेदार था? तो सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद अर्थात एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर जोर। अगर बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर जोर। ठीक है, अगर बाल केंद्रित हो तो। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकाय विद्यालय पाठचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? ये स्थानीय जरूरतों की प्राथमिकताओं की पहचान करना भी, पाठचर्या विकास के लिए धन उपलब्ध कराना सी, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठचर्या के निर्माण में कई संस्थाओं को शामिल करने का संभावित लाभ है? ये दृष्टिकोण की अधिक विविधता भी, संसाधनों का कुशल उपयोग सी, पाठचर्या का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर हैं ए स्मृति बी समझ सी चिंतन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण के स्तर हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द का अर्थ होता है ए जानना बी बोध सी अनुभव डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है या परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, ज्ञान। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं ए श्रवण बी मनन सी निध्यासन डी, उपयुक्त सभी। अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक ए शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं तो ए परा बी अपरा विद्या सी ए बी दोनों डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, परा और अपरा दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है ए बुद्धि बी ज्ञान सी सीखना डी, प्रशिक्षण। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान है, प्रमा मतलब ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसे सूचना, अनुभव और अंतःप्रज्ञा का संयोजन माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान को। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का गठन हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1952-53 में। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ए कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम सी
सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम डी, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा कार्यक्रम ये व्यवसायिक पाठ्यक्रम में नहीं रहेगा, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा में। बाकी कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम, सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी, मुनरो। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? ए आर्थिक, बी दार्शनिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा ए आर्थिक। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्य हैं। ए बालकों का सर्वांगीण विकास, बी नैतिक चरित्र का विकास, डी सी मानसिक शक्तियों का विकास, डी उपयुक्त सभी। तो पाठचर्या के उद्देश्य हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड हैं। ये छात्रों की योग्यता का आधार, बी उद्देश्यों का आधार, सी बाल केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, पाठचर्या चयन निर्माण हेतु मापदंड है तो उद्देश्यों के आधार। 57 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है, उद्देश्यों के आधार पर। अगला प्रश्न है, डी के व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? तो डी के व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, बी शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, डाइट का क्या अर्थ है? डाइट, तो डाइट का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान। डाइट का क्या अर्थ है? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्लियर है? DIET, डाइट का क्या अर्थ है? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ से आगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, निबंध प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, 1956। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, भाषा समस्या के समाधान के लिए सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को 1968 में स्वीकार किया, ठीक है। तो 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया था, 1968 में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का मुख्य तत्व है। ये संगठन विनियंत्रण, सी नियोजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ए लैंग्विस्टिक, बी लिंग्विस्टिक, सी लैंग्वा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी लैंग्वा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं। भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं। सुनने मतलब श्रव्य। तो सही जवाब हो जाएगा, हाँ ठीक तो है, श्रव्य सामग्रियां, ठीक है, श्रव्य सामग्रियां जो सिर्फ सुनने में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो श्रव्य सामग्रियां। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रव्य मतलब सिर्फ सुनाई दे, दृश्य मतलब सिर्फ दिखाई दे, श्रव्य दृश्य मतलब सुनाई दे, दिखाई दे, टीवी हो गया। स्पीकर मतलब सुनाई, सिर्फ सामग्रियां क्या है? सिर्फ सुनाई देता है। श्रव्य मतलब सिर्फ सुनाई दे, ठीक है, स्पीकर भी इसमें आ जाएगा श्रव्य वाले में। अगला प्रश्न है, ईके फ्रेंटवेल के अनुसार, ईके फ्रेंटवेल के अनुसार पाठ से आगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, 6। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ से आगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है? विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है। सही जवाब हो जाएगा बी,
विद्यालय पत्रिका। अगला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 45 में शिक्षा संविधान में दिया गया है शिक्षा सबके लिए। अनुच्छेद 45 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जनरल लेजर किस प्रकार की अभिलेख है? सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, वित्तीय। जो जनरल लेजर होता है, ठीक है, ये वित्त से संबंधित है, वित्त के लेन देन से। एक सामान्य खाता, जनरल लेजर मतलब सामान्य खाता, ठीक है, तो एक सामान्य खाता बही जीएल जिसे बोलते हैं, अर्थात जनरल लेजर एक व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन की मूल प्रति है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? सही जवाब हो जाएगा सी, रूसो प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? सही जवाब हो जाएगा ए, पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है ए, सहयोग भी, सामाजिकता सी, बौद्धिक शक्ति डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला नेतृत्व का गुण पूछ रहा है, ठीक है, सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? ए, मानसिक क्षमता, विश्वास, निर्णय लेने की क्षमता सी, स्मृति एवं सहनशीलता डी, गुणग्राह्यता। इनमें कौन से नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्फूर्ति एवं सहनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? ए, लोकप्रिय नेतृत्व बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व सी, निर्वाधवादी नेतृत्व डी, निरंकुश नेतृत्व। कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, लोकप्रिय नेतृत्व जो है ये नेतृत्व का प्रकार नहीं है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व होते हैं, निर्वाधवादी नेतृत्व होते हैं, निरंकुश नेतृत्व होता है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ए, व्यक्तिगत गुण, बी, व्यवहारिक गुण, सी, प्रभावित करने की कला डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, निरंकुश, हम लोग देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, तो नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं तो क्या कहलाते हैं? बी, निरंकुश शैली। क्लियर है आप लोग? अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है? ये अध्यापक के रूप में, भी पर्यवेक्षक के रूप में, सी, सामाजिक सेवा के रूप में, डी, सभी। तो विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका कैसे होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, पर्यवेक्षक के रूप में, ठीक है। विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका कैसी है? पर्यवेक्षक के रूप में। पर्यवेक्षक मतलब देखभाल करना हर चीज। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षण प्रक्रिया में सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक। शिक्षक प्रक्रिया में निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो शिक्षक है, ठीक है। अभिभावक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो शिक्षक जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं। शिक्षक केंद्रित मतलब जो शिक्षकों पर केंद्रित होती है, ये श्रोता भी वक्ता, सी, श्रोता वक्ता दोनों, डी में से कोई नहीं। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र क्या होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, श्रोता। शिक्षक केंद्रित प्रणाली में छात्र क्या होते हैं? श्रोता होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं? प्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है। शिक्षक जो है मुख्य होते हैं शिक्षक केंद्रित पाठ्यप्रणाली में। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक क्या होते हैं? उस पर केंद्रित होता है। श्रोता जो होता है, जो छात्र होता है वो क्या होता है? श्रोता होता है, ठीक है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र क्या है? श्रोता है, बोल नहीं पाएगा, सिर्फ सुनेगा, और बोलेगा कौन? शिक्षक बोलेगा, ठीक है। तो ये सही जवाब है। तो आप लोग ध्यान रखना, टाइम अगर सुबह मिलता है तो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट और करेंगे। लिंक आप प्ले लिस्ट 301 इस जगह पे यदि आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगा, ठीक है, 15 तक। आप लोग ध्यान रखना, अगला प्रैक्टिस सेट इसी का हम लोग 16 हल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके हैं, आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज में जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनको बताइए इस चैनल के बारे में। उनका पेपर जो है 20 जनवरी से स्टार्ट है। जो प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं आप, लेकिन फिर उतना ही महत्वपूर्ण जिसमें उस समय था, और जैसे आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिस सेट हम लोग पुनः स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।